डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स लिए थे। इस पर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं, राइटिंग स्किल को डेवलप कर रहे हैं। ये काम अगर आपने कर लिया तो आप ये लिख लें, मान कर चलें कि एग्ज़ाम में, मेंस के एग्ज़ाम में 64वीं जब आप देंगे तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो इसे आप लगातार करते रहें। हालांकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि 4, 5, 7, 8 लाइनें लिखकर वे थक जाते हैं या उससे आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वे 7-8 पेजेस लिख पा रहे हैं। तो आप दोनों को ही बीच में आना है। हमें इस तरह से लिखना है कि एग्ज़ाम में आपको 8 क्वेश्चंस टोटल लिखने होंगे। जीएस पेपर 1 में आपको टोटल 8 क्वेश्चंस लिखने होंगे। 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 8 क्वेश्चंस लिखने हैं, 3 घंटे टाइम है। इसका मतलब है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 22.5 मिनट। तो किसी क्वेश्चन को आप 20 मिनट में कंक्लूड करेंगे, किसी क्वेश्चन को 25 मिनट में। तो आप 7-8 पेजेस लिखकर अपने टाइम को बर्बाद करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। हमें इस तरह से चलना है कि 22 से 24 मिनट में, हार्डली 25 मिनट में अपने क्वेश्चंस को कंक्लूड कर देना है और सारे पॉइंट्स 20 में डाल देने हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि टाइम मिलेगा सिर्फ 22.5 मिनट हर क्वेश्चन के लिए, और हर क्वेश्चन 38 मार्क्स का होगा। अगर ये पैटर्न ही रहा तो 38 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। तो 38 नंबर काफ़ी मायने रखता है और आपको मिलेंगे सिर्फ 22.5 मिनट। इसका मतलब है कि कम से कम टाइम में अधिक नंबर के लिए आपको बहुत अच्छे कंटेंट्स डालने होंगे। मतलब ये कि कंसाइज फॉर्म में आपको सब लिखना होगा। ये आप मान कर चलें, यूपीएससी की तैयारी जिस तरह से लड़के करते हैं उसी तरह से आपको बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में कम से कम शब्दों में कंटेंट्स को डालना होगा ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप इस 38 मार्क्स में आप गेन कर सकें। साथ ही आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया था उसमें 1857 का स्वरूप था। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने लिया, लेकिन ये क्वेश्चन टफ था। कारण 1857 का आप लिख सकते हैं बहुत आराम से। कुछ पॉइंट्स हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैनिक, धार्मिक, ये सब आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। लेकिन 1857 का स्वरूप यानी नेचर, ये लिखना एक टफ वर्क है। विशेषकर जो आरसी मजूमदार का स्टेटमेंट है जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन के रूप में देखा कि 1857 का महासंग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्रता संग्राम था। इस पर आपको लिखना था, यानी स्वरूप पर लिखना था। देखिए, मार्केट में जो बुक्स हैं या नोट्स हैं, आप ज़्यादातर आप देखेंगे 1857 के महासंग्राम के स्वरूप पर पहला लाइन ही आपको दिखाई देगा, 1857 के महासंग्राम पर इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकारों की अलग अलग राय है। 1857 के महासंग्राम के स्वरूप पर इतिहासकारों में अलग अलग राय है, उनमें मतभेद है। देखिए, अगर आपने इस तरह से लाइन शुरू किया तो आपने एग्जामिनर को यह बता दिया कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। मतलब ये है कि आप ये लिखने जा रहे हैं कि इस पर मतभेद है। तो आगे आप क्या लिखेंगे, एग्जामिनर आपका ये कंटेंट समझ चुका है। हमारे हिसाब से अगर आप इस तरह से लिखें तो ये भी ठीक रहेगा। इसके लाइन्स इस तरह से भी हो सकते हैं। 1857 का महासंग्राम एक बहुआयामी और बहुपक्षीय विद्रोह था। सैनिक विरोध के रूप में शुरू हुआ यह विद्रोह धीरे धीरे विस्तारित होता चला गया। कहीं पर इसमें जन भागीदारी दिखी तो कहीं पर सैनिकों का आक्रोश, साथ ही राजाओं, नवाबों और सामंतों के प्रतिशोध ने इसकी ज्वाला भड़का दी। ये जो आप लिख रहे हैं तो इसमें कहीं पर यह पता नहीं चल रहा कि आप किसका पक्ष ले रहे हैं। यानी इसमें आप जन भागीदारी भी बता रहे हैं, सैनिकों का आक्रोश भी बता रहे हैं, साथ ही सामंतों का विद्रोह भी बता रहे हैं। मतलब ये कि एग्जामिनर जो है वो आगे के लाइन पढ़ना चाहेगा, क्योंकि आपने इन लाइनों में ये क्लियर नहीं किया कि ये विद्रोह क्या है, स्वरूप क्या है। और जब आगे की लाइनें पढ़ेंगे जो आपके कॉपी जांचने वाले होंगे और उसमें अच्छे कंटेंट्स होंगे तो फिर नंबर्स भी मिलेंगे। बजाय इसके कि हम शुरुआत में ही ये बता दें कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं, तब आगे की लाइनों के बारे में हमें पता है और एग्जामिनर आपको एवरेज मार्किंग कर सकता है। ये एक रफ स्केच है। ये जो लाइनें हैं इसमें आप इससे बहुत इनरिच कर सकते हैं। हमें पता है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बड़े माहिर हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो इन लाइनों को आप चाहें तो रीशफल करके अपने हिसाब से शब्द डालकर और फिर इसे इनरिच कर बहुत अच्छा आप स्टार्ट ले सकते हैं। बजाय इसके कि हम ये कहें कि 1857 के महासंग्राम के स्वरूप पर इतिहासकारों में मतभेद है, ये आप लाइन जब आप कह देंगे तो फिर आगे के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आगे के बारे में पता चल गया हमें कि आगे आप क्या लिखना चाहते हैं। तो बेटर है कि आप इस तरह से लिखकर स्टार्ट ले सकते हैं। अब जो इसका स्केलेटन है, इसका जो शरीर है, उसमें कुछ पॉइंट्स देकर आप इस शरीर को भर सकते हैं। 6 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं 1857 के स्वरूप पर
नेचर पर 6 पॉइंट्स डालकर आप अच्छे खासा 2, 2.5, 3 पेजेस आप लिख सकते हैं। ये पहला जो पॉइंट होगा इसमें, वो वही पॉइंट होगा जो इतिहासकारों ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1857 का स्वरूप इतिहासकारों के द्वारा ही हम जानते हैं, उन्हीं के मत को हम अंगीकार करते हैं। हाँ, ये मत अलग अलग है, विभाजित है, बटा हुआ है। एक वर्ग ऐसा है इतिहासकारों का, जिसमें ज़्यादातर विदेशी इतिहासकार हैं, जो 1857 के महासंग्राम के महत्व को कम करना चाहते हैं। इसीलिए इसे सिपाही म्यूटिनी यानी सिपाही विद्रोह कहकर, या फिर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहकर इसे रफा दफा कर देना चाहते हैं। इनमें लॉरेंस हैं, L.E.R. रीज हैं, जेम्स ऑटरम हैं, T.R. होम्स हैं। L.E.R. रीज इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहते हैं, जबकि जेम्स ऑटरम इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहते हैं, जबकि T.R. होम्स इसे सभ्यता के विरुद्ध बर्बरता का युद्ध कहते हैं, यानी इसे सभ्यता और बर्बरता का युद्ध कहते हैं। कौन? T.R. होम्स। तो ये लाइन आपको देना है, इन लाइनों से ही पता चलेगा कि इतिहासकारों का मत क्या है। तो अधिकतर विदेशी इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह या षड्यंत्र मानकर इसके राष्ट्रीयता या इसके अखिल भारतीय स्वरूप को नकारते हैं। दूसरा एक ऐसा समूह है जो इसे राष्ट्रीय विद्रोह मानता है। इसमें खुद ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और बड़े राजनीतिज्ञ बेंजामिन डिज़रायली हैं, जो इसे राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं। साथ ही वीडी सावरकर ने इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम माना है। ये लाइनें आप दे सकते हैं। तो एक ऐसा वर्ग है जो इसे राष्ट्रीय विद्रोह मानता है, स्वतंत्रता संग्राम मानता है। साथ ही इतिहासकारों का एक ऐसा वर्ग है, भारतीय इतिहासकारों का ही, जो इसे सैनिक विद्रोह तो मानता है, लेकिन साथ में इसके असैनिक पक्ष यानी जन भागीदारी को भी समाहित करता है। इनमें S.B. चौधरी हैं, R.C. मजूमदार हैं, S.N. सेन हैं। तो ये सब ऐसे लोग, ताराचंद हैं, ये लोग इसमें सैनिक विद्रोह को मानते हुए भी इसमें असैनिक पक्ष को समाहित करते हैं। तो इस तरह से आप इतिहासकारों का मत, एक पॉइंट आप लिख डालकर इस हेडिंग के तहत ये 3-4 जो इतिहासकारों का समूह है उसे आप डील कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप अगेन दे सकते हैं जो सबसे सशक्त है, मजबूत है, सैनिक विद्रोह। दूसरा पॉइंट, अब सैनिक विद्रोह तो ये था, चाहे वो बैरकपुर में विद्रोह हुआ, चाहे मेरठ में हुआ, चाहे और भी जहाँ पे हुआ, सैनिक विद्रोह एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। इसे आप डील करेंगे सैनिक विद्रोह के रूप में। उसके बाद तीसरा पॉइंट, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। एक तीसरा पॉइंट आप हेडिंग देकर आगे बढ़ सकते हैं कि क्या यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। निसंदेह इस महासंग्राम में समाज के 2 बड़े वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। इसमें दिखा कई जगहों पे हिंदू और मुसलमान दोनों ही वर्गों के लोग एक साथ इस युद्ध में दिखाई दिए। ये इसलिए हुआ क्योंकि कई जगह ऐसा था कि नवाब या राजा मुस्लिम था, जनता हिंदू थी। कहीं पर राजा हिंदू था, जनता मुस्लिम थी। तो ये दिखाई दिया। तो ये इस पक्ष को आप दे सकते हैं, लेकिन हम इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ जब हिंदू और मुसलमान दोनों ही समूह के लोगों ने सरकार का समर्थन किया, चाहे वो हैदराबाद हो, कश्मीर हो, भोपाल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, ये सब राजपूताना हो, ये सब ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों ही वर्गों के लोग सरकार के समर्थन में खड़े दिखे, यानी सैनिकों का उन्होंने साथ नहीं दिया। तो हम इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र भी नहीं कह सकते। तीसरा है राजाओं, नवाबों और सामंतों का विरोध। ये चौथा पॉइंट, इस पॉइंट को भी आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा हेडिंग देकर आप डील कर सकते हैं। राजाओं, नवाबों और सामंतों का विद्रोह। पूरे भारत में आप चाहे अवध के नवाब हो, चाहे कानपुर हो, झांसी हो, चाहे जगदीशपुर हो, कई जगह आपको दिखेगा कि राजा, नवाब और सामंत कड़ी प्रतिक्रिया दी इस विद्रोह के लिए, और ये दिखाई दिया। इसे आप डील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जन भागीदारी। 5वां पॉइंट, जन भागीदारी साबित करना बहुत कठिन है। पॉइंट तो ये हमने ले लिया 5वां पॉइंट, लेकिन 1857 के महासंग्राम में स्वरूप में जन भागीदारी सबसे कमज़ोर पक्ष है। तो इसे बहुत स्ट्रांगली हम नहीं रखेंगे, लेकिन हम ये मानकर चलेंगे कि कई सारे इतिहासकारों ने ये माना है कि ये सैनिक तो था, लेकिन इसमें असैनिक पक्ष भी थे। चाहे S.B. चौधरी हो, चाहे S.N. सेन हो, चाहे ताराचंद हो, उन्होंने इस बात को माना है। झांसी की रानी, उसके साथ उसकी जनता थी। जगदीशपुर में आप ये मानकर क्यों नहीं चलते कि पटना में पीर अली ने विद्रोह किया? ना तो वो सामंत थे, ना ही वो सैनिक थे। कई ऐसी जगह है जहाँ पर सामान्य जनता ने विद्रोह किया। बिहार में तो बड़ी संख्या में
असैनिक पक्ष दिखाई देता है विरोध में। वीर कुंवर सिंह के साथ सेना के साथ साथ सेना में बहुत सारे भागे हुए लोग थे, लेकिन असैनिक पक्ष जन भागीदारी भी दिखाई देता है। तो ये भी आप देखें, अवध में भी बेगम हजरत महल के साथ उसकी जनता भी साथ में थी, तो जन भागीदारी का पक्ष दिखाई देता है। और लास्ट पॉइंट आप देंगे जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीय विद्रोह। ये छठा पॉइंट आप डालेंगे। क्या ये राष्ट्रीय विद्रोह था? इसे आप जस्टिफाई करेंगे। ये कैसे आप कहेंगे कि राष्ट्रीय विद्रोह था? चूंकि पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारणों से ये विद्रोह हुआ, लेकिन आप ये क्यों नहीं मानते कि सबका दुश्मन एक होने के कारण ये राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण करता हुआ दिखाई देता है। मेरठ में जब विद्रोह हुआ और दिल्ली पहुंच गया विद्रोह, तो ये स्थानीय ना होकर राष्ट्रीय बन गया। तो इसे आप इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि इस तरह से 1857 का महासंग्राम राष्ट्रीय ना होते हुए भी राष्ट्रीय स्वरूप का दिखाई देता है। जब मेरठ में विद्रोह हुआ और दिल्ली में आकर नेतृत्व सौंप दिया गया, तो ये विद्रोह स्थानीय न होकर राष्ट्रीय बन गया। ये अलग बात है कि नेतृत्व क्षमता की कमी, संगठन क्षमता में बहुत सारी खामियां, साथ ही संचार के सीमित साधन, शस्त्रों का अभाव, ये सब ऐसे कारण थे जिन्होंने इसे तत्काल विस्तार देने से रोक दिया। वरना ये अंग्रेजी राज में इसके ताबूत में अंतिम कील साबित होता है। दूसरे शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं कि अनजाने ही इस स्थानीय विद्रोह को परिस्थितियों ने राष्ट्रीय बना दिया। इस तरह से आप संक्षेप में लिखकर 1857 के स्वरूप को कंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। इसमें बुक्स का जहाँ तक प्रश्न है, बहुत अच्छा बुक है स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम बहुत ज़बरदस्त बुक है, राजीव वहीर की बुक आती है स्पेक्ट्रम की, वो आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत अच्छा होगा, इसमें एनसीईआरटी को देखना। और जो लोग नए हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में, जो बहुत बुक्स नहीं ले पाते, उनको स्पेक्ट्रम तो लेना ही चाहिए। साथ में वो दृष्टि का ले लें। दृष्टि जो आईएएस है एकेडमी है, उसकी बुक्स आती है इतिहास की, भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, इस पर लगभग 200-250 रुपये की ये बुक आती है। तो दृष्टि की इतिहास की बुक ले लें और राजीव वहीर की स्पेक्ट्रम की बुक ले लें। और जो पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ लें, मॉडर्न में अच्छा खासा कवर हो जाएगा। तो बुक्स इस तरह से लें। और वीर कुंवर सिंह पे हम लोग अलग से बात करेंगे। वीर कुंवर सिंह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर अलग से बातें होंगी। राइटिंग स्किल्स को आपको लगातार इस पर काम करना है। ये इतना बड़ा काम होगा कि आप इसे एग्ज़ाम में आप फील करेंगे कि आपने बहुत बड़ा काम किया। तो इस पर काम करते रहना है, राइटिंग स्किल्स पे। जितना भी इसमें आपको दिक्कत आए, कठिनाई आए, लेकिन इससे आपको हारना नहीं है, डटे रहना है। तो लिखते रहें, प्रयास करते रहें। 4 लाइन लिखें, उसके बाद उसे बढ़ाकर 6 लाइन करें, 10 लाइन करें, 1 पेज करें, काट दें, फिर से लिखें। इस तरह से राइटिंग प्रैक्टिस को आपको लगातार करते रहना होगा। ये बड़ा काम आने वाला है। आपसे यहीं पर इजाज़त लेंगे। अपना ध्यान रखें। टेक केयर।